हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एस्थेटिक्स जीके, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा अंतर्देशीय जलमार्ग। देखिए, हमने पिछले पिछले भाग में जो कवर कर चुके थे, तो वायु परिवहन तक हम कवर कर चुके थे। तो सड़क, रेल, वायु तक कवर कर चुके थे। आज देखेंगे हम अंतर्देशीय अंतर्देशीय जलमार्ग को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन हो जाएगा कि भारत सरकार ने 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नामक एक स्वायत्त संगठन का गठन किया था। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ध्यान देंगे कि अंतर्देशीय जलमार्ग का गठन कब किया गया था। तो 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। 1986 को किया गया था। और इसका जिसका मुख्यालय जो हो जाएगा आपका कहाँ में है, तो नोएडा यूपी में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IAAI का मुख्य कार्य अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास, रख रखाव और विनियमन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा पेश किए देश के 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका 111 जलमार्ग है। आइए देखेंगे, टोटल 111 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये देश के 24 राज्यों में फैले हुए हैं, जिसकी कुल लंबाई जो होता है आपका 20,275 है। 20,275 है। कभी कभी इसको 20,375 भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, तो देखिए प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग को कवर करेंगे। तो देखिए, इसका सबसे पहले जो प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है उसको कवर कर लेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, मतलब कि राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल W1, इसकी लंबाई कितनी है, इस कौन कौन से नदी पे है ये, और इसका नाम क्या है, संबंधित राज्य क्षेत्र को कवर करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि नेशनल वाटरवे 1 की टोटल लंबाई जो होती है आपका 1620 किलोमीटर है, जो कि गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। ये जो हो जाएगा संबंधित स्टेट जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेशनल वाटरवे जो होता है आपका 4 राज्यों से होकर के जाती है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद आप बिहार को देखिए, बिहार के बाद झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद जो है आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जैसे ही आप जो है यहाँ से चलिएगा, जैसे यूपी से चलिएगा, तो यूपी प्रयागराज से चल करके हल्दिया जो है जाएगा आपका पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो यूपी कवर करेगा, उसके बाद बिहार पूरा कवर करेगा, झारखंड थोड़ा सा कवर करती है, जो साहेबगंज वाला ज़िला है वहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो उसको कवर करेगा। उसके बाद जो है आपका यूपी वेस्ट बंगाल में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल वाटरवे 2 की लंबाई कितनी है, तो 891 किलोमीटर है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। इसको धुबरी सादिया भी बोला जाता है, जो कि आपका सिर्फ असम में बहती है। आगे देखते हैं कि नेशनल वाटरवे 3 का 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर, जो कि पश्चिमी तटीय नहर और चंपाकारा और उद्योग मंडल नहर, और दूसरा जो होता है आपका पश्चिम तटीय नहर। टोटल इसका जो लेंथ होता है 365 किलोमीटर है, तो होता है। जो नेशनल वाटरवे 3 जो होता है आपका केरल में है। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल वाटरवे 4 जो होता है विभिन्न चरणों में जो है इसको बनाया गया है। तो देखिए, ये जो होता है आपका काकीनाडा नहर से चालू होती है, जो कि 50 किलोमीटर चलता है। तो काकीनाडा नहर से राजमुंदरी तक चलती है। उसके बाद जो है गोदावरी नदी में प्रवेश करती है, तो भद्राचलम से लेकर के कहाँ तक जाती है, तो राजमुंदरी तक जाती है, 171 किलोमीटर। उसके बाद 139 किलोमीटर एलूरू नहर से राजमुंदरी विजयवाड़ा जाती है। उसके बाद 157 किलोमीटर कृष्णा नदी से वजीराबाद से लेकर के विजयवाड़ा तक जाती है। उसके बाद 113 किलोमीटर कोमारू नहर में प्रवेश करती है। उसके बाद विजयवाड़ा से लेकर के सेडागंजम तक जाती है। 316 किलोमीटर उत्तरी बकिंगम नहर, मतलब कि पेड़ागंज से लेकर के सेंट्रल
सेंट्रल स्टेशन ऑफ चेन्नई जाती है। उसके बाद 110 किलोमीटर आपका दक्षिण बकिंगम नहर में सेंट्रल स्टेट ऑफ चेन्नई से लेकर के माराकानम तक जाती है। और 22 किलोमीटर जो हो जाएगा माराकरम कालूवेली टैंक से लेकर के टैंक के रास्ते पांडुचेरी जाती है। उसके बाद 1184 किलोमीटर गोदावरी नदी में चलती है। उसके बाद 628 किलोमीटर जो है आपका कृष्णा नदी में चलती है। और टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 2890 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ होता है। नेशनल वाटरवे 4 का दिया गया है, मतलब कि बाई फॉरगेट कर करके इसका लेंथ जो है टोटल 2890 होगा, ध्यान दीजिएगा इसका लेंथ। आगे देखते हैं कि नेशनल वाटरवे 5 ये जो हो जाएगा आपका 200। और इससे नेशनल वाटरवे 4 से इसका संबंधित राज्य को देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट होती है, तेलंगाना भी जाती है, कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र होते हुए जाती है, और ये पांडिचेरी भी जाती है। आगे देखते हैं कि नेशनल वाटरवे 5 को देखेंगे तो 256 किलोमीटर ये पूर्वी तटीय नहर और मैतेई नदी में प्रवेश करती है। और उसके बाद 256 किलोमीटर ब्राह्मणी नदी सुरखोवा धमरी नदी में प्रवेश करती है। उसके बाद महानदी डेल्टा नदी पे। और नेशनल वाटरवे 5 की लेंथ की बात करते हैं तो 588 किलोमीटर होती है, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसका संबंधित स्टेट होगा। आगे देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड तथ्य को देखेंगे तो देखिए नेशनल वाटरवे 1 वर्तमान में परिचालन सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो नेशनल वाटरवे 1 जो होता है सबसे बड़ा परिचालन है, जिसकी लेंथ जो होता है आपका 1620 किलोमीटर है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 नेशनल वाटरवे 4 राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, इसको भी ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा स्वीकृति सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग इसकी कुल लंबाई जो होता है 2890 किलोमीटर है। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग वर्तमान में परिचालन में सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, वर्तमान की बात बोला है। बट एक और इसमें पॉइंट दिया गया है क्या कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा स्वीकृति सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई 2890 किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि जैसे छोटे छोटे जो था ना उसको मिला करके एक बना करके नेशनल वाटरवे 4 कर दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में। और टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 2890 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा परिचालन राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है तो नेशनल वाटरवे 1 है, जो कि 1620 किलोमीटर है। और अगर नेशनल वाटरवे 4 की अगर स्पेशलिस्ट की बात करेगी तब जाकर के 2890 किलोमीटर यहाँ पे ध्यान देना होगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 69 नेशनल वाटरवे 69 देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है। यह तमिलनाडु के मिनीनुथारू नदी का हिस्सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग जो हो जाएगा नेशनल वाटरवे 1 हो जाएगा। सबसे छोटा जलमार्ग की बात करते हैं तो नेशनल वाटरवे 69 हो जाएगा, जो कि आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह इसकी लंबाई कुल 3 किलोमीटर है। यह तमिलनाडु के मीनूनथारी नदी पे है। और टोटल अगर बात करते हैं नेशनल वाटरवे की टोटल लेंथ की बात करते हैं तो टोटल नेशनल वाटरवे की बात करते हैं तो 111 टोटल नेशनल वाटरवे है और राष्ट्रीय जल अधिनियम 2016 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह को कवर करेंगे। तो देखिए बंदरगाह जो हो जाएगा आपका कोलकाता बंदरगाह का नाम जो हो जाएगा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये जो आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इसको 1870 ईस्वी में बनाया गया था। ये जो है अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया था। इसके थ्रू जो होता है आपका नेपाल और भूटान को भी सेवाएं प्रदान करती है। भारत का एकमात्र प्रमुख नदी हुगली बंदरगाह है। तो देखिए भारत का एकमात्र प्रमुख नदी जो होता है आपका हुगली नदी पे है और पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ में है तो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। इसकी स्थापना कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए की गई है। तो पारादीप बंदरगाह जो होता है आपका उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है। इसकी स्थापना कोलकाता, देखिए यहाँ पे अगर जाइएगा पश्चिमी तट पे तो ऊपर में आपको कोलकाता मिलेगा
पूर्वी तट पे ऊपर में कोलकाता मिलेगा, नीचे में पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। तो इस बीच में ही जो आपका उड़ीसा है, तो उड़ीसा जो हो जाएगा आपका कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह को भार को कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह बनाया गया है। मुख्यतः जापान को लौह अयस्क निर्यात करता है, तो यहाँ से जो होता है आपका जापान को लौह अयस्क निर्यात की जाती है। आगे देखते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ में है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कामड़ा कामड़ा जरा या एन्नोर बंदरगाह। तो एन्नोर बंदरगाह कहाँ में है? तो एन्नोर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है, जो देश का पहला निर्मित बंदरगाह है। हो जाएगा आपका तूतीकुरिन बंदरगाह। कहाँ हो जाएगा? तूतीकुरिन बंदरगाह का नाम वी.ओ. चिदम्बरम चिदम्बरनार बंदरगाह है, ये जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो तूतीकुरिन बंदरगाह को हम याद रखेंगे कि यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है और एक कंटेनर बंदरगाह है। तो तूतीकुरिन बंदरगाह जो हो जाएगा एक प्रकार का कंटेनर बंदरगाह हो जाएगा, यही एक कृत्रिम बंदरगाह है। आगे देखते हैं कि चेन्नई बंदरगाह, एक जो हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये भी जो हो जाएगा आपका कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा। तूतीकुरिन भी जो हो जाएगा एक कृत्रिम बंदरगाह है और जो हो जाएगा चेन्नई भी जो हो जाएगा आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कोचीन बंदरगाह कहाँ में है? तो कोचीन बंदरगाह आपका केरल में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ में हो जाएगा? तो न्यू मंगलुरु से आप समझिएगा बेंगलुरु कहाँ में है, तो मंगलुरु पूछा गया है। मंगलुरु कहाँ में है? तो आपका कर्नाटक में है। तो न्यू मंगलुरु बंदरगाह आपका कर्नाटक में है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मुर्मुगांव बंदरगाह आपका गोवा में है। ये जो हो जाएगा आपका जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित एक निर्यात प्रबंध बंदरगाह है। यहाँ से देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात किया जाता है। तो 40% भाग लौह अयस्क का 40% भाग कहाँ से निर्यात की जाती है? तो मुर्मुगांव बंदरगाह से की जाती है, जो कि आपका गोवा में स्थित है। नेक्स्ट कवर करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम जो होता है आपका सेवा बंदरगाह है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और देखेंगे कि इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। तो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जो होता है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक गहरा जल पोतश्रय है। यह दूसरा सबसे बड़ा पहला प्राचीन जो हो जाएगा आपको कोलकाता में हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा आपका कहाँ में हो जाएगा तो मुंबई में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक हो जाएगा कांडला बंदरगाह का नाम जो हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह है, जो कि आपका गुजरात में है। यह एक ज्वारीय एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक प्रमुख आयातक बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारत में खनिज संसाधन। अब देखेंगे हम खनिज संसाधन की पार्ट को कवर करेंगे। तो देखिए मैग्नीज सबसे खनिज का नाम देखेंगे, उसके बाद प्राप्त स्थान देखेंगे, उसके बाद संबंधित राज्य को देखेंगे। तो मैग्नीज कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो संबंधित स्थान देखेंगे तो क्यूझर हो जाएगा, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, भंडारा, नागपुर और डोंदादरी और रिटोडी, ये सभी जगह से जो होता है आपका मैग्नीज प्राप्त होती है। और मैग्नीज प्राप्त स्थान में सबसे हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मैग्नीज जो हो जाएगा आपका बालाघाट में मिलती है, छिंदवाड़ा में मिलती है, उसके बाद झाबुआ में मिलती है, जबलपुर में मिलती है, देवास में मिलती है। तो कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए उड़ीसा में कौन कौन से मैग्नीज के खदान हो जाएगा? तो क्यूझोर में मिलता है उड़ीसा में, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांड, ये कहाँ मिलता है? तो आपका उड़ीसा में मिल जाएगा। भंडारा, नागपुर और दोंदादरी और रिटोडी आपका कहाँ में मिलेगा? तो महाराष्ट्र में मिलेगा। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, इस तरह से याद कीजिए। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास में आपका क्या मिलती है? तो
ये मध्य प्रदेश में है। आपका मैंगनीज का खान है। तांबा के खान देखेंगे तो खेतरी में झुनझुनवाला जिला, सिंघाना क्षेत्र, खोदरीबा खोदरीबा, दिलवाड़ा, कोरावली, दरीबा, अंगूचा, ये कहाँ हो जाएगा तो राजस्थान से हो जाएगा। और सिंह भूमि के जिले में मोसाबानी, राखा, धोबानी और तुरमडीह, ये सभी जगह से जो होता है आपका झारखंड से तांबा की खानें मिलती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बॉक्साइट को लेकर के। तो बॉक्साइट जो है आपका कौन कौन से स्टेट में मिलती है तो कालाहांडी, कोरापुट जिले के देश में बृहत्तम क्षेत्र में मिलती है। तो ये कहाँ हो जाएगा तो उड़ीसा हो जाएगा। भावनगर, जूनागढ़ और अमरवेली गुजरात हो जाएगा। और लोहरदगा और नेतरहाट में जो होता है आपका बॉक्साइट मिलती है तो ये झारखंड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्रोमाइट को। तो मुकिंदा घाटी जो कि आपका कटक जिला में होता है, नौसिही क्यूझोर जिला में है, आपका उड़ीसा में मिलती है। और हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा और चिकमंगलुरु आपका कर्नाटक में है, आपका बॉक्साइट क्रोमाइट मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे सीसा। तो सीसा आपका उदयपुर जिले का जावड़ क्षेत्र जो कि आपका दरीबा, राजपुर, भीलवाड़ा और तारागढ़ी पहाड़ी अजमेर में मिलती है। और जोधावास अलवर जिला में मिलती है आपका सीसा जो कि आपका राजस्थान हो जाएगा। आगे देखते हैं जस्ता आपका कहाँ कहाँ मिलती है तो जावड़ क्षेत्र उदयपुर जिला देश का सबसे बड़ा है जो कि आपका पाली हो जाएगा। भरतपुर और सवाई माधोपुर आपका राजस्थान हो जाएगा जो कि जहाँ से जस्ता मिलती है। एक जस्ता मिलती है आपका भोतंग क्षेत्र जो कि आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट देखेंगे सोना को देखेंगे तो कोलार जिला, रायचूर जिला के छठी कोलार जिला में मिलती है जो कि आपका केजीएफ के नाम से एक फिल्म भी बना हुआ है इस पर। तो केजीएफ कोलार जिला में है। और रायचूर जिला की छठी में मिलती है। उसके बाद पोतू लेददी वे वोडली खदाने में जो है आपका कर्नाटक हो जाएगा। देश का 90% सोना यहीं से उत्पादित की जाती है। देश का 90% सोना जो होता है आपका कर्नाटक में मिलता है। आगे देखते हैं चांदी का। तो उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ की में जस्ता की खाने से मिलती है आपका चांदी तो राजस्थान हो जाएगा। कोलार और हट्टी की खाने से कर्नाटक से मिलती है आपका चांदी। उसके बाद सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिले से जो होता है आपका चांदी झारखंड में चांदी देखने को मिलता है। अब देखेंगे लौह अयस्क का जो है कारखाने देखेंगे। लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण देखिए, जैसे कि देखिए उड़ीसा के मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र, क्यूझोर जिले के किबरू और सुंदरगढ़ जिले के मांगलटोली कंडारा पहाड़ से जो है आपका क्या मिलता है तो उड़ीसा में जो है आपका लौह अयस्क मिलती है। कर्नाटक में देखेंगे लौह अयस्क कहाँ कहाँ मिलती है तो बेलारी में, चित्रदुर्ग में, चिकमंगलुरु में, शिमोगा में, बाबा बुदन की खाड़ी में और धारवाड़ क्षेत्र में जो है आपका लौह अयस्क मिलता है। बाबा बुदन की खाड़ी में जो होता है आपका कॉफ़ी भी मिलता है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में तो राजनांदगांव, बैलाडीला श्रेणी, जगदलपुर और दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, ये सभी जगह में जो होता है आपका लौह अयस्क मिलता है। झारखंड को देखेंगे तो नुआ मुंडी, डाल्टनगंज, शिवभूमि जिला ये सभी क्षेत्र में आपको लौह अयस्क मिलेगा। आंध्र प्रदेश से कृष्णा, कुर्नूल, कुडप्पू और नेल्लोर क्षेत्र में मिलेगा। महाराष्ट्र के पीपल गांव, असोला, देवल गांव और सूरजगढ़ आदि में जो होता है आपका लौह अयस्क मिलता है। कोयला आपका कहाँ कहाँ में मिलता है तो देश के 98% कोयला भंडार और 90% कोयला उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। देश के 98% कोयला भंडार और 99% कोयला उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। रानीगंज देश का सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा किसके लिए तो कोयला के लिए। यहाँ के देश के कुल कोयला भंडार का 8% और जो होता है प्रमाणित भंडार का 9.7% पाया जाता है। वंस अगेन हम देखेंगे कि देश का 95% कोयला और 99% कोयला उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। पॉइंट 1।
पॉइंट 2 देखेंगे कि रानीगंज देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ देश के कुल कोयला भंडार का 8% और प्रमाणित भंडार का 9.7% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अगर बात करते हैं कि सबसे अगर उच्चतम कोयला के प्रकार को देखेंगे तो सबसे पहले आपका एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट होता है। तो एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा 90 से 95% जो कि आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला की मात्रा 55 से 80% गोंडवाना क्रम की चट्टाने में। लिग्नाइट कोयला के 40% होता है जो कि तमिलनाडु नेवेली खाने से मिलती है। और पिट जो होता है आपका 40% से कम होता है जो कि आपका राजस्थान में मिलता है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि कोयला के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हो जाएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट होता है। ये जो होता है आपका साइंस का पोर्शन है। एंथ्रासाइट में 90 से 95% कोयला की मात्रा मिलती है। बिटुमिनस में 55 से 80% कोयला की मात्रा मिलती है। लिग्नाइट में 40% मिलती है और पिट में 40% से कम मिलती है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ में मिलता है, तो आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा। बिटुमिनस कोयला जो कि आपका झारखंड वगैरह, रानीगंज वगैरह में मिलती है, तो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टाने में मिलती है। और लिग्नाइट कोयला की बात करते हैं तो लिग्नाइट कोयला आपका तमिलनाडु में मिलता है जिसकी कोयला प्रतिशत 40% से कम होती है। और पिट कोयला जो होता है आपका 40% से लिग्नाइट 40% होती है और पिट जो होता है 40% से कम होती है। इसको जो राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड देखेंगे कि भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र में देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हो जाएगा। तो देखेंगे भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र को कवर करेंगे हम। तो देखिए झारखंड में कोयला क्षेत्र कौन कौन से हो जाता है, तो झरिया में कोयला मिलता है। झरिया, बोकारो, करनारपुर, गिरिडीह, चंद्रपुरा, राजमहल, राजमढ़, ये सभी जगह आपका कोयला मिलती है। आगे देखते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में हो जाएगा आपका तलचर के आसपास कोयला मिलती है। संभलपुर, धेनकल, इब नदी घाटी में आपको कोयला मिलती है। पश्चिम बंगाल जो हो जाएगा रानीगंज भारत की सबसे बड़ी कोयला खान है। छत्तीसगढ़ देखेंगे तो कोरबा में कोयला मिलेगा, तातापानी में मिलेगा, रामकोला, चिरमिरी, झिलमिली, विश्रामपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़, मंद नदी, रायगढ़, ये सभी जगह जो हो जाएगा आपका कोयला मिलेगा। राजस्थान में फलाना में कोयला मिलती है। असम में माकुर में मिलता है। तमिलनाडु नेवेली हो जाएगा। आगे उसके बाद देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में आपका नामचिक, नामफुक, ये सभी जगह कोयला मिलती है। जम्मू और कश्मीर में आपका उधमपुर और कालाकोट में कोयला मिलेगा जो कि आपका उधमपुर जम्मू कश्मीर में जो होता है एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोयला मिलती है। गुजरात भावनगर में कोयला मिलेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उमरिया, सोहागपुर, जोहिल्ला, सोहापानी, गोतिलोरिया, पंचकन्वा, तो पटखेरा, शाहपुर, ये सभी जगह जो है आपका कोयला मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक गैस का क्षेत्र को कवर करेंगे। तो प्राकृतिक गैस का क्षेत्र कौन कौन से है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए जागतिया और घोघा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, तो जागतिया और घोघा कहाँ में है, तो गुजरात में है। जागतिया और घोघा गुजरात में है। मंडाला, मंगमडम, अवाडी और विरुंगबकम, मंगडम, अवाडी और विरुंगबकम जिसमें आपका तमिलनाडु में आपका जो है प्राकृतिक गैस मिलती है। बरानपुर त्रिपुरा में आपका मिलेगा। उसके बाद नहरकटिया मोड़ाना क्षेत्र जो कि आपका असम में मिलेगा। बाड़मेर बाड़मेर में मिलेगा आपका। उसके बाद चरसंवाला में राजस्थान में मिलेगा। नाकनिक मियाओ पुंग अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेगा आपका। और कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो है आपका प्राकृतिक गैस मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ से, ये वाला जो क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है कि जागतिया और घोघा आपका गुजरात में जो कि प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। और मंगमडम में मिलेगा। उसके बाद आपका अवडी में मिलेगा। उसके बाद विरुंगबक्कम में मिलेगा जो कि आपका तमिलनाडु में है, प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। इसका याद रखिएगा कि बरानपुर कहाँ में है, तो त्रिपुरा में है, आपका प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। नहरकटिया क्षेत्र पूछा जाता है। मोड़ाना क्षेत्र भी पूछा जाता है, ये जो आपका असम में है। बाड़मेर से आप तो राजस्थान याद कीजिएगा, लेकिन चरसंवाला से नहीं याद कर पाइएगा, तो चरसंवाला आपका राजस्थान में है। नाननिक और मियाओ
नानिनिक, नानिनिक और मियाओं कहाँ में है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में जो है आपका प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। अब इसे देखें कि भारत के प्रमुख रिफाइनरी को कवर करेंगे। तो डिगबोई भारत की पहली हो जाएगा, जो कि आपका इसकी स्थापना 1901 में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गुवाहाटी में नुनमती जो कि आपका 1962 में है। बोगगवई गांव 1989 में हो जाएगा। नुमालीगढ़ 1999 में हो जाएगा। और देखेंगे जो कि आपका ये सभी जो होता है आपका आसाम में है। मनाली ऐसे आप ध्यान मत दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश वाला। मनाली भारत की रिफाइनरी है जो कि आपका तमिलनाडु में है, 1965 में बना था। नागपट्टनम 1993 में बना है। उसके बाद देखेंगे मुंबई जो हो जाएगा BPCL के द्वारा 1954 में बना है। और HPCL के द्वारा जो है मुंबई 1954 में महाराष्ट्र हो जाएगा। अब मुंबई BPCL 1955 जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम रिफाइनरी जो हो जाएगा 1957 में बना है। और तातीपाका 2001 में बना है। कोची रिफाइनरी जो हो जाएगा आपका 1963 केरल में बना है। पारादीप रिफाइनरी 2002 उड़ीसा में बना है। हल्दिया रिफाइनरी जो हो जाएगा आपका 1975 पश्चिम बंगाल में बना है। मथुरा रिफाइनरी 1972 उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। पानीपत 1988 हरियाणा हो जाएगा। और बरौनी वाला जो हो जाएगा आपका 1964 बिहार हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन बरौनी वाला जो है आपका पूछा जाता है कि बरौनी रिफाइनरी जो हो जाएगा 1964 में बिहार में 1964 में बना है। और कहाँ में बना है? तो आपका बिहार में बना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मैंगलोर रिफाइनरी जो हो जाएगा आपका 1988 कर्नाटक में बना है। कोयली रिफाइनरी 1965 जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। बीना रिफाइनरी 2011 जो हो जाएगा आपका सागर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नायर एनर्जी 1996 गुजरात बाडीगरनार में हो जाएगा। बाड़मेर 2013 राजस्थान में हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह 2012 पंजाब भटिंडा में हो जाएगा। और जामनगर रिलायंस विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी 1999 आपका गुजरात हो जाएगा। और देखें इसमें जो हो जाएगा भारत के ऊर्जा उत्पादन। तो देखिए भारत के ऊर्जा उत्पादन के बारे में तो दिया गया है, बट यहाँ पे 31 अक्टूबर से लेकर के 2023 तक दिया गया है। तो हम इस पोर्शन को काटेंगे क्योंकि नया पोर्शन आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस पोर्शन को हम काटेंगे क्योंकि 2023 का डाटा दिया गया है। ऐसे भी डाटा आधारित क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट इससे महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे कि इससे क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य पूछा गया है। तो देखते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए पहले जो था भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु था, लेकिन अब तमिलनाडु न होकर के गुजरात हो गया है। ध्यान दीजिएगा इसको कि तमिलनाडु न होकर के क्या हो गया है, तो गुजरात हो गया है। आगे देखते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित जो हो जाएगा आपका भादला सोलर पार्क जोधपुर राजस्थान 2245 मेगावाट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश आपका चाइना हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश चाइना हो जाएगा। भारत का पहला तापीय ऊर्जा स्टेशन जो हो जाएगा आपका हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन हैदराबाद 1920 में स्थापित हुआ था। और भारत का पहला विद्युत स्टेशन कहाँ में हो जाएगा, तो भारत का पहला विद्युत स्टेशन दार्जिलिंग जल विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल 1897 में स्थापित किया गया तथा दूसरा शिव समुद्रम जल विद्युत स्टेशन कर्नाटक 1902 में स्थापित किया गया। और ये दोनों जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया था। तो भारत का पहला विद्युत स्टेशन है दार्जिलिंग जल विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल 1897 में स्थापित किया गया तथा दूसरा शिव समुद्रम जल विद्युत स्टेशन कर्नाटक 1902 में स्थापित किया गया। और दोनों जो है अंग्रेज के द्वारा ही स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं कि भारत में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। तो क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, तो देखिए कैगा जनरेटिंग स्टेशन कहाँ में है, तो कर्नाटक में। डायरेक्ट पूछा जाता है कि कैगा परमाणु स्टेशन कहाँ में है, तो कर्नाटक में हो जाएगा। इसकी क्षमता ये भी नहीं पूछा जाता है कि कितना यूनिट है, कुल कितनी क्षमता है, बट एज ए नॉलेज हम इसको याद करेंगे कि देखिए कैगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटक में है जो कि आपका 220 यूनिट के 220 का एक यूनिट है, टोटल 4 यूनिट है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो 880 मेगावाट जो होता है बिजली उत्पादित करता है।
काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात में हो जाएगा, जो कि 1140 मेगावाट बिजली देता है। कुंदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ में हो जाएगा? तो तमिलनाडु में, जो कि आपका 2000 जो होता है मेगावाट बिजली देती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन को बोला जाता है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ में हो जाएगा? तो तमिलनाडु में 440 मेगावाट हो जाएगा। नरौड़ा कहाँ में है? तो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा 440 मेगावाट। राजस्थान कहाँ में हो जाएगा? तो राजस्थान में जो हो जाएगा आपका रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि आपका 1180 मेगावाट है। तारापुर कहाँ में हो जाएगा? तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, आपका 1400 मेगावाट हो जाएगा। इसको देखेंगे, वंस अगेन देखेंगे कि जो कि आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे देखने को मिला है आपका कि कैगा परमाणु स्टेशन कहाँ में हो जाएगा? तो कर्नाटक में हो जाएगा। काकरापाड़ा गुजरात में हो जाएगा। कुंदनकुलम तमिलनाडु में हो जाएगा। मद्रास कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौड़ा परमाणु स्टेशन आपका उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान रावत भाटा, राजस्थान का पावर स्टेशन का नाम रावत भाटा है, पर रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और इसके थ्रू अगर टोटल बात करते हैं तो 7480 मेगावाट जो होता है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली मिलती है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होता है आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है महाराष्ट्र 1969 में बना था। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ में बना था? तो तारापुर में बना था। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र 1969 में स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कुंदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। और इसकी क्षमता जो है आपका 2000 मेगावाट है। आगे देखते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किनको बोला जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक जो होता है डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा को बोला जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हो जाए कि नोट क्या बोला गया है कि नोट जो है आपका भारत में वर्ष 2031 तक अपना कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन का 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस लक्ष्य को भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में लक्ष्य से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 2031 तक पूछा गया है कि 2031 तक जो है 22,480 मेगावाट लक्ष्य जो है करने का प्रावधान है। आगे देखते हैं कि भारत ने वर्ष 2047 तक अपने कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 9% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए लक्ष्य के अनुसार जो होता है परमाणु ऊर्जा से हो जाएगा कि 2031 तक कितना करने की बात किया गया है? तो 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वही अगर बात करते हैं हम कि 2031 तक, तो वही बात करते हैं कब तक? 2047 तक बोला गया है कि टोटल परमाणु ऊर्जा का 9% जो हो जाएगा आपका टोटल बिजली उत्पादन का 9% जो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा से करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का। आगे देखते हैं कि सौर ऊर्जा संचालन की दृष्टि से प्रथम देखेंगे तो विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व का पहला, ये तीनों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में जो हो जाएगा, जो कि विश्व का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। आगे देखते हैं कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव बोलेगा, तो अगर भारत का पहला गांव तो मोढेरा गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला शहर की बात करते हैं तो सांची शहर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा से संचालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे अगर पूछा जाता है तो विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा हो जाएगा, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गाँव की बात करते हैं तो मोढेरा गुजरात हो जाएगा। और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम शहर की बात करेंगे तो सांची मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 से जनगणना के क्वेश्चन दिया गया है। तो थोड़ा सा फैक्ट को हम देख लेंगे, क्योंकि इसके जल्द ही क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो देखेंगे कि जनगणना की शुरुआत जो हुआ था कि वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। और नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वर्ष 1881
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में चालू किया गया था। देखिए सबसे पहले जनगणना की शुरुआत जो है आपका भारत में 1872 में किया गया था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और नियमित जनगणना रेगुलर जनगणना की बात करते हैं तो वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। आगे देखते हैं कि भारत के लिंगानुपात संरचना को देखेंगे तो 1971 में लिंगानुपात जो था आपका 930 था। कहने का लिंगानुपात का कहने का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पे 1000 मेल पे जो होता है आपका 930 फीमेल, तो यही जो होता है आपका लिंगानुपात होता है, मेल और फीमेल का अनुपात को कवर करता है। तो 1971 में जो था आपका लिंगानुपात 930 था। 1981 की बात करते हैं तो 1934 हो गया। 1991 की बात करते हैं तो 927 हो गया। 2001 की बात करते हैं तो 2001 में आपका 933 था, और 2011 की बात करते हैं तो 943 था। तो हर 10 साल के बाद जो होता है जनगणना होती है, और हर फैक्ट जो होता है आपका चेंज होता है। इसको याद रखिए कि 2001 और 2011 वाला को याद रखिए कि 2001 में लिंगानुपात कितना था तो 933 था। 2011 में लिंगानुपात कितना हो गया तो 943 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। देखिए शीर्ष लिंगानुपात वाले 4 राज्य, तो देखिए शीर्ष लिंगानुपात वाले 4 राज्य जो देखेंगे तो केरल जो हो जाएगा आपका 1084। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जब से ये जो डाटा पब्लिश्ड हुआ है आपका लगभग 2012-13 के आसपास ये डाटा पब्लिश्ड हुआ है, उससे लेकर के अप टू अभी तक जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल चुका है कि केरल का लिंगानुपात कितना है तो 1084 हो जाएगा। उसके बाद केरल के बाद तमिलनाडु है, उसका 996 है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है 993 हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ का हो जाएगा आपका 991। तो सबसे पहले टॉप में केरल हो जाएगा, केरल के बाद तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु के बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे देखते हैं कि न्यूनतम लिंगा अनुपात वाले 3 राज्य, न्यूनतम लिंगा अनुपात वाले 3 राज्य आपका हरियाणा हो जाएगा जो कि आपका 879 है। 879 जो है आपका लिंगा अनुपात हरियाणा का है। जम्मू कश्मीर का लिंगा अनुपात आपका 889 है, और सिक्किम का जो हो जाएगा आपका 890 हो जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा का बहुत बार पूछा गया है 879, और केरल का पूछा गया है 1084। तो केरल का सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात कितना है तो 1084 है। सबसे कम लिंगा अनुपात किसका है तो आपका हरियाणा है 879। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है। और आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका ये दिया गया है जनगणना 2011 का रिपोर्ट दिया गया है, बट हमको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इससे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो देखिए भारत का, देखिए हर स्टेट का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो देखिए भारत की जनसंख्या कितनी है तो 121.08, लेकिन अब जो है यूनाइटेड नेशन के अनुसार ये भी चेंज हो गया है। और भारत की लिंगानुपात देखेंगे तो 943 हो जाएगा। और घनत्व देखेंगे व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर तो 382 हो जाता है। और दशकीय वृद्धि कितना हुआ था तो 17.70 हुआ था, जो कि यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और साक्षरता प्रतिशत दिया गया है आपका 73% दिया गया है साक्षरता। तो देखिए इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा तो 983 जो भारत का लिंगानुपात हो जाएगा। 382 जो हो जाएगा आपका जनसंख्या घनत्व पर। 382 जो होता है जनसंख्या घनत्व हो जाएगा भारत का। और देखेंगे इसमें कि दशकीय वृद्धि 17.7 हुआ था, और साक्षरता दर जो हुआ था आपका 73% हुआ था। तो यहाँ से ये फैक्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी आगे वाला स्टेट के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको बता दें कि स्टैटिक फैक्ट जो होता है आपका हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो स्टैटिक फैक्ट जो होता है करंट अफेयर से कोरिलेट करके ही स्टैटिक फैक्ट को बनता है, और उससे ही कोरिलेट करके क्वेश्चन भी दी जाती है। तो आपको ये भी देखना होगा। तो आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन किया गया है, पर जाकर वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।